नमस्कार। आज जातकों की एक ऐसी समस्या पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो कि ज्योतिषियों के सामने बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे जातक आते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं जो पीड़ित हैं। अब ज्योतिषी के पास में क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या वो पूरे परिवार की भी कुंडली बना सकता है? प्रैक्टिकली परिवार की कुंडली नहीं होती है। ज्योतिष के अंदर या तो जातक कुंडली होती है या फिर पूरे राज्य की कुंडली होती है, देश की, राष्ट्र की। जिन ज्योतिषी योगों से या ज्योतिष के जिस विषय के हम राष्ट्र की कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसको कहते हैं मंडेन ज्योतिष, और जिस कुंडली से हम जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसे कहते हैं जातक कुंडली। तो जातक कुंडली के जो फलादेश हैं वो इंडिविजुअल पर तो लागू हो सकते हैं, लेकिन उसके परिवार के, समझ लीजिए उसके परिवार में 5 से लेकर के 15-20 कितने भी सदस्य हो सकते हैं। क्या सभी के बारे में उसकी कुंडली से बताया जा सकता है? नहीं और हाँ भी। अब नहीं क्यों? क्योंकि हर एक जातक अपना भाग्य खुद लेकर के आता है। उसके भाग्य में जो बधा हुआ है वो उसकी कुंडली से दिखाई देगा, किसी और की कुंडली से नहीं दिखाई देगा। तो जातक की कुंडली से उसके रिश्तेदारों के बारे में क्या बताया जा सकता है? बहुत स्पष्ट रूप से जातक की कुंडली से उसका और उसके पारिवारिक सदस्यों का या दोस्तों का, उसकी पत्नी का, हर तरीके का संबंध बताया जा सकता है कि जातक के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा और वो कैसी स्थिति में रहेंगे जातक के दृष्टिकोण से, न कि व्यक्तिगत रूप से। अब सवाल तो अब भी खड़ा है कि जातक ने मुझे कॉल किया है, वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि परिवार के सभी सदस्य है वो परेशान है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए एक बहुत लंबा समय हो गया हमें प्रैक्टिस करते हुए, तो हम कुछ ऐसे प्रयोग बनाते हैं जिससे कि उसकी स्थिति के हम सिलसिलेवार हम देख सकें स्थितियों को। तो उसमें सबसे पहला मेरी कोशिश होती है देखने की जातक के चंद्रमा की क्या स्थिति है, खुद जातक के। अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो और वर्तमान में चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ चल रही हो, उस स्थिति में जातक का परेशान होना बहुत स्वाभाविक होता है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि परिवार के बाकी सदस्य वास्तव में पीड़ित ही हों या समस्याएं वास्तव में उतनी बड़ी खड़ी हो, लेकिन जातक के दिमाग में वो समस्याएं होती है और वो वास्तविक होती है, कम से कम जातक के लिए। ऐसी स्थिति में जातक के अगर उपचार कराए जाएं चंद्रमा के, तो 1 हफ्ते से लेके 15 दिन के अंदर ज़्यादातर समस्याएं ख़त्म भी हो जाती है। अब ये है तो ट्रिक शॉट, लेकिन हमें सॉल्यूशन करना होता है जातक का। जातक ने कॉल किया ज्योतिषी को, और देवज्ञ की भूमिका ये है कि वो जातक को रिलैक्स करे, उसको जो जैसे भी राहत पहुंचा सके वैसे राहत पहुंचाए। अब इसका एक दूसरा कोण और है जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जातक को संतुष्ट करने तक की बात नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी एक विशिष्ट दौर के अंदर, हमेशा नहीं, किसी एक विशिष्ट दौर के अंदर कि कोई एक परिवार में रहने वाले लगभग सभी लोगों की खराब दशाएं शुरू हो जाती है। भले उनकी कुंडलियां अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग दशाएं चल रही हैं, लेकिन किसी के लिए मंगल खराब है तो उसकी मंगल की दशा चालू हो जाएगी, किसी के राहु खराब है तो राहु की दशा शुरू हो जाएगी, किसी की केतु खराब है, केतु की 10 में से हो सकता है 9 सदस्यों की खराब चल रही हो दशाएं, और एक की अच्छी चल रही हो तो वो या तो घर से दूर चला जाता है या घर के अंदर ही वो अलूफ रहता है बाकी सब लोगों से। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो परिवार के, अब उस स्थिति में हम परिवार के सभी लोगों की कुंडलियों का अगर हम विश्लेषण करें तो हम पा सकते हैं कि कोई न कोई किसी न किसी कारण से परेशान है, उससे हम उसका उपचार करते हैं। ये दोनों ही स्थितियां नहीं होने पर जातक का चंद्रमा भी खराब नहीं है और सभी की कुंडलियों में एक जैसी दशा भी नहीं चल रही है, तब एक तीसरा जो आता है वो होता है कि पारिवारिक संकट, जो कि आमतौर पर कुल देवता की वजह से या
किसी एक ऐसे कार्य करने की वजह से आ सकता है जो कि उनके परिवार में निषिद्ध है। ये ज़्यादातर चीज़ें ज्योतिष का पार्ट नहीं है, ये परंपराओं और मूल्यों की बात है। तो हर एक के क्षेत्र में अलग अलग होता है। कई बार परिवार के कई सदस्यों का एक साथ देखते हैं कि नवम और पंचम भाव खराब होते हैं, तब ये एक अनुमान होता है कि उनके जो पैतृक गांव है, उनके जो पैतृक देवता हैं, जो उनके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल गुरु हैं, उनकी प्रॉपर पालना नहीं हो पा रही है। तो अगर किसी परिवार में ऐसी समस्या हो और वो उसके कुल देवता का पालन किया जाए, कुल देवी का पालन किया जाए, कुल गुरु का पालन किया जाए, तो समस्याएं बहुत तेजी से हट जाती है। आमतौर पे इसमें ग्रोथ में आने वाली समस्याएं सामने दिखाई देती है। जहाँ तक कि परिवार में पालन पोषण की कोई समस्या नहीं है, खाने पाने पीने को ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे ही वो उससे आगे ग्रोथ करने का प्रयास करते हैं तो इस तरीके की अटपटी बाधाएं आती है कि वो जहाँ के तहीं रुक जाते हैं। फिर पूरे परिवार पर समस्या आने का एक और कोण होता है, वो है वास्तु का। रहने के लिए पूर्व दिशा का घर उत्तम है, उत्तर दिशा का घर अति उत्तम है, पश्चिम दिशा का घर उत्तम है, लेकिन दक्षिण दिशा का घर त्याज्य है। चिकित्सक हैं, प्रोफेशनल सर्विस देने वाले लोग हैं, हॉस्टल्स हैं, ये दक्षिण मुखी अगर घर हो या संस्थान हो, दुकानें हैं, ये दक्षिण मुखी में अच्छे चलते हैं। लेकिन रेजिडेंशियल जो रहने का मकान है वो दक्षिण दिशा में अगर आपके उसका मुख हो, तो वहाँ के परिवार के ज़्यादातर सदस्यों की कुंडली में अच्छी दशाएं होने के बावजूद, परिवार में अच्छा सामंजस्य होने के बावजूद, कुल देवताओं का पालन करने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक कष्ट रहते हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ अगर मुख है घर का, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको त्याग दें, उसका कमर्शियल यूज़ करें, और नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में जो घर बना सकें, तो उसमें अगर पूरा परिवार शिफ्ट हो तो अपेक्षाकृत अधिक आसानी से, अधिक तेजी से अनुकूलताएं प्राप्त की जा सकती है। किसी भी दिशा में आपके घर का चेहरा है, उसके 2 वास्तु उपचार ऐसे हैं जो कि अब तो वास्तु उपचारों में आने लगे। पहले आज से 20-30 साल पहले वो गृह निर्माण का एक आवश्यक अंग हुआ करता था। पहला है उसमें सिंह द्वार के ऊपर गणपति लगाना। सिंह द्वार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन गेट को हम कैसे परिभाषित करेंगे। कई बार क्या होता है कि पूरा जो परिसर है उसके बाहर किवाड़ी लगी होती है, कई लोग उसको सिंह द्वार मान लेते हैं। नहीं, जो आपकी मुख्य बिल्डिंग है, उस मुख्य बिल्डिंग के अंदर घुसने का जो मुख्य द्वार है, जो जिसका साइज घर के बाकी सभी द्वार से बड़ा होता है, उस द्वार में प्रवेश के ऊपर जो प्रवेश द्वार है उसके ठीक ऊपर बाहर की तरफ गणपति को स्थापित किया जाता है। इन गणपति का जो हाइट है वो 9 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए, 9 अंगुल से छोटा ही रहना चाहिए। तो ये गणपति लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी घर में ये गणपति नहीं लगे हुए हैं और वहाँ कष्ट आ रहे हैं, तो गणपति लगाती अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। 15-20 दिन के अंदर ही वहाँ पर बहुत तेज़ी से अनुकूलताएं दिखाई देने लगेंगी। और अधिक शुभता प्राप्त करनी हो तो उसी गणपति के ऊपर स्वास्तिक लगाया जा सकता है। ये स्वास्तिक आम की लकड़ी का बना हुआ हो, 9 इंच की लंबाई चौड़ाई का हो, और इस आम की लकड़ी के स्वास्तिक को, जैसे लकड़ी एक साबुत 9 बाई 9 की लकड़ी ली और उसमें उसको कटवा करके उसका अखंडित वो स्वास्तिक बनवा लिया, उसके ऊपर तेल और सिंदूर लगा करके, और गणेश जी के ऊपर, जो सिंह द्वार के ऊपर गणेश जी हैं उनके ऊपर उसको लगाया जाए। और इस तरीके से लगाया जाए कि उसको भेदना नहीं है आर पार। उसको क्या है कि इस तरीके से उसके कील या पेच लगाया जाए कि उसके ऊपर केवल उसको रख दिया जाए। तो ये स्वास्तिक भी है तो गणेश जी, लेकिन ये सिंबल के रूप में है और ये वैदिक हैं। तो इस स्वास्तिक का भी बहुत तेज़ी से ये घर के अधिकतर जो वास्तु दोष हैं उनका नाश कर देता है अपने स्तर पर ही। हम कितना ही अच्छा घर क्यों नहीं बना लें, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वास्तु दोष रह ही जाता है। ये स्वास्तिक और ये गणेश जी दोनों मिलकर के उस घर की ताकत को इतना ज़्यादा, घर की उस जो परिसर है, उस जो वास्तु संरचना है
उसकी ताकत को इतना बढ़ा देते हैं कि जो ज़्यादातर स्थितियाँ जो नेगेटिव हो रखी हैं उनको धीरे धीरे पॉजिटिव करने लगते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो कि पूरे घर को परेशानी में लेकर के आती हैं। एक तो हो गया कि जैसे कि मैंने कुल देवता कुल देवी का बताया, इसी तरह पितृ का भी होता है कि पितृ कौन होते हैं, हमारे फोर फादर्स होते हैं। तो साल में 15 दिन का समय आता है पितृपक्ष का। उस अवधि में उन 15 दिनों के अंदर अगर आपको घर के आसपास तालाब मिलता है, कमर तक पानी में खड़े होने की सुविधा मिलती है और आपको पंडित भी उपलब्ध हो सकता है, तो पंडित के साथ में जाइए और पितृपक्ष के अंदर आप तर्पण कीजिए 15 दिन तक, रोज़ाना सुबह सूर्योदय के से ठीक पहले। ये तो है बिल्कुल आदर्श विधि। अगर आप इस आदर्श विधि की पालना नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष के दौरान ही, साल में एक बार पितृपक्ष 15 दिन का आता है, उस पितृपक्ष के दौरान ही आप घर की छत पर जाइए, जल लेकर के जाइए और सभी ऋषियों मुनियों देवताओं और अपने घर के जो भी आपके दादा परदादा नाना नानी जो परिवार में जो जा चुके हैं उन सभी को याद करते हुए और थोड़ा थोड़ा जल उसका डालते रहें। अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ उसके साथ में आपको लेनी होती है। जो पंडित लोग हैं वो जानते हैं, आप अपने जो आपके जो कुल गुरु हैं उनसे ठीक ठाक जानकारी ले सकते हैं कि घर पे कैसे किया जा सकता है। सबसे सही तरीका तो कमर तक पानी में खड़ा होकर करने का है, वरना उसकी आपको धन्यवाद देना है अपने पितरों को और पितृपक्ष के अंदर देना है। तो उसके लिए आप बहुत सारी विधियों को काम में ले सकते हैं। बिल्कुल जो शास्त्रीय विधि उसको भी काम में ले सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि उसको भी काम में ले सकते हैं। मूल भाव है कि हमें पितरों को प्रसन्न करना है, उनको धन्यवाद कहना है। उससे भी कई बार क्या होता है कि जो हमारे फोर फादर्स हैं जो कि देवताओं की पंक्तियों में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। परिवार में होने वाली कई बार बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ी नेगेटिविटी को वो ख़त्म कर देते हैं। इन सब के अलावा एक चीज़ है जिसके लिए बहुत धीमे दबे स्वर के अंदर हमें बहुत सारे जातक पूछते हैं कि क्या घर में किसी ऊपरी बाधा का असर दिखाई देता है। एक ज्योतिषी को वो बाधा नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो काम वही तंत्र का विषय है और जो तांत्रिक होगा वो इसको दे सकता है। ज्योतिषी का ना तो ये काम है ना ज्योतिषी। कोई ज्योतिषी अच्छा तांत्रिक भी हो सकता है, वो उसको हो सकता है देख सकता हो, लेकिन मेरे जैसे जो कि शास्त्रीय विधि से सिर्फ ज्योतिष का ही अभ्यास कर रहे हैं, वे ऊपरी बाधाओं को नहीं देख सकते। लेकिन एक जेनरिक उपचार है, एक सामान्य एक कॉमन उपचार है जो कि किसी भी तरह की ऊपरी बाधा को बहुत सरलता से काटता है, वो है दुर्गा सप्तशती के पाठ। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ आप खुद भी कर सकते हैं, पंडित को बैठा के भी कर सकते हैं और साल में 4 बार नवरात्र आती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त। इन चारों नवरात्राओं में 1 साल तक लगातार आप दुर्गा के पाठ कराएं तो आपको खुद को लगेगा कि अगर कोई तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी तरीके की ऊपरी बाधा है तो वो उससे पूरी तरह से हट जाती है। इसके लिए किसी तरीके के अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ एक कॉमन समस्याएं हैं जो कि मेरे और मेरे जातकों के बीच में आती है, जो कि पूरे परिवार पर आ रहे संकट को लेकर के डिस्कशन होते हैं। तो इसके मैंने कुल पॉइंट बताए आपको। जातक की कुंडली के अंदर उनका चंद्रमा खराब होना और कुल देवता और कुल देवी की आराधना और वास्तु दोष और ऊपरी बाधा, ये 4 स्थितियाँ हैं जो हमें दिखाई देती है मोटे तौर पर, और इन्हें हम इसी क्रम के अंदर चेक करके और उसी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। बाकी जो ज्योतिषीय योग हैं, जो जातक कुंडली की स्थितियां हैं, वो जातक के जो सवाल हैं वो उनकी कुंडली से ही हल होंगे। ये जो कॉमन है, ये कुछ कॉमन सेंस और कुछ जो परंपराओं से निर्धारित चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो आपके साथ में भी अगर ऐसी समस्या हो तो आप इसी क्रम में उसको चेक करके उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार।